Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं फाउंडर मेंबर नहीं था। वो समय समय पर मेरी सलाह की ज़रूरत होती थी। मैंने उनको सहयोग किया था पार्टी के गठन में। मैं पारिवारिक बातों पर कमेंट नहीं करता, वो उनका परिवार है। अच्छी बात है, इकट्ठे हो तो। मीनू बेनीवाल को अगर राजनीति में जो एमएलए का इलेक्शन लड़ने का इलाहाबाद से मौका मिलता है तो लड़ेंगे? कि हाँ, कुछ राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उनकी यहाँ सल्तनत थी, तो ना यहाँ हॉस्पिटल था, ना यहाँ बस स्टैंड था। आज हमारे साथ हैं जसविंदर सिंह उर्फ मीनू बेनीवाल, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में कालांवाली की एक बड़ी रैली के अंदर उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्हीं से बात करते हैं कि राष्ट्रवादी विचारों के तो आप शुरू से थे, मोदी जी से शुरू से प्रभावित थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्राथमिक सदस्यता लेने में देरी नहीं हुई? नहीं, कोई देरी नहीं हुई। राजनीतिक जीवन में जब चाहे आदमी जा सकता है और ये उचित समय है और ये बिल्कुल सही टाइमिंग पे लिया फैसला है। तो आपका क्या मानना है, आपके आने के बाद जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं में जोश है, तंवर साहब की जीत को किस तरह से लेके चलते हैं? तंवर साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और अब जो ये चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। जिस प्रकार मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, पिछड़े के लिए, गरीब अंतिम व्यक्ति तक जो सोच रखी है, उसका यही परिणाम होगा कि अशोक तंवर काफ़ी अच्छे वोटों से यहाँ जीत जाएंगे। आप विपक्ष को किस तरह से देखते हैं? जैसे संगठन 15 सालों से नहीं बन पाया, अभी वो कैंडिडेट की लिस्ट नहीं फाइनल कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो आपको लगता नहीं चुनाव में पिछड़ जाएंगे? नेचुरल सी बात है, जिसका संगठन होगा, जिसके पास आदमी ज़्यादा, आदमियों की संख्या, सिरों की संख्या से ही तो राजनीति चलती है। अगर उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास आदमियों की कमी है, अधिकारी नहीं है, तो नेचुरल सी बात है वो पिछड़ेंगे। फिर गुटबाजी भी साथ साथ उनको शायद परेशान कर ही रही होगी। आप जननायक जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में थे, लेकिन आपने कहा भी इन्होंने चाल और चित्र बदल लिया, इसीलिए मैंने एक साइड कर। मैं फाउंडर मेंबर नहीं था। वो समय समय पर मेरी सलाह की ज़रूरत होती थी। मैंने उनको सहयोग किया था पार्टी के गठन में और ये सब लोग जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो मेरा जो शब्द थे, चाल और चित्र, वो चरित्र का मतलब चरित्रहीन होना नहीं है। कई बार हम उस पथ से भटक जाते हैं जिस पथ पे लोगों ने सोचा होता है कि हम चलेंगे, तो वो मुझे ऐसा लगता है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस तरह लोगों ने सोचा था वो उस पथ पर अपना जो उनका जो बेसिक जो करेक्टर रहना चाहिए था, राजनीतिक करेक्टर, वो उन्होंने सही रख नहीं पाए वो लोग। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई फील हुआ कि मेरे साथ कुछ ऐसा है, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी के, फाउंडर मेंबर और फाउंडर प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी के, जिन्होंने इतनी कामयाबी से पार्टी को चलाया कि उस पार्टी ने चुनाव भी लड़े 3 और 11 महीने में ही उस पार्टी ने 10 एमएलए जीते, सत्ता में उनको हिस्सा मिला, उस प्रदेश अध्यक्ष का ही पार्टी छोड़ देना सवालिया निशान खड़ा करता है। तो मैं उस बात को सोच के कह रहा था कि उन्होंने अपना चाल और अपना चरित्र, जो राजनीतिक चरित्र है, वो बदल लिया था। ये सबको पता है। ये जो विघटन हुआ, इसमें भाजपा ने उनको छोड़ा या जसपा ने उनको छोड़ा, या गठबंधन का राजधर्म कोई निभा नहीं पाया? जिस वजह से निशांत सिंह जी ने उनको छोड़ा, जिस वजह से उनके विधायकों ने उनको छोड़ा, जिस वजह से उनके पुराने साथियों ने उनको छोड़ा, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इसी वजह से उनको छोड़ दिया होगा। आप इस परिवार, चौटाला परिवार के बहुत करीबी रहे हैं। अब जैसे बीच में बात चली थी कुनबा एक हो रहा है, लेकिन फिर जिस तरह से बयानबाजी आई, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं पारिवारिक बातों पर कमेंट नहीं करता, वो उनका परिवार है। अच्छी बात है, इकट्ठे हो तो। इसमें तो कोई जो 2 परिवार अगर इकट्ठे होते हैं तो सामाजिक रूप से तो अच्छा ही होता है। मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, उसमें आपका क्या दावा है? आपने कहा भी हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम जीत के देंगे। डेफिनेटली 10 की 10 सीटें हरियाणा जीतेगा और 400 पार का नारा सफल नारा रहेगा। हम 400 से फालतू सीटें जीतेंगे। जो तंवर साहब ने अभी कहा अगेती फसल और पछेती का, उसका पछेती का कहीं मतलब ये तो नहीं भी आप अब साथ दो तो हम आगे मीनू बेनीवाल का साथ देंगे? नहीं नहीं, वो हरियाणा के कंटेक्स्ट में ऐसी बात कही थी। वो एक इलाके के लिए नहीं कहा था। वो लोकसभा के कैंडिडेट हैं और लोकसभा में 9 विधानसभा आते हैं। वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को आपस में जोड़ते हुए कहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में अगेती फसल दो, 10 की 10 सीटें जिताओ और अगली बार पछेती दे दो और 90 की 90 जिताओ। उनका ये अर्थ था।
इस इलाके में मीनू बेनीवाल की छवि एक बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में है, तो मीनू बेनीवाल को अगर राजनीति में जो एमएलए का इलेक्शन लड़ने का इलाहाबाद से मौका मिलता है तो लड़ेंगे? अब जिस पार्टी में आप गए हैं वो अनुशासन की पार्टी है, समर्पण की है और धैर्य की है। जैसा जैसा पार्टी निर्देश देगी वैसा वैसा ही काम करेंगे। राजनीति मेरा कोई शौक भी नहीं है, मैं तो मेरे इलाके में और मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है और यहाँ देखा है कि यहाँ कुछ राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उनकी यहाँ सल्तनत थी, तो ना यहाँ हॉस्पिटल था, ना यहाँ बस स्टैंड था, ना यहाँ स्कूल हैं, और तो और हमारे को ऐसा इन्होंने निचोड़ के रखा कि एक कॉलेज भी नहीं है। 5 बार का मुख्यमंत्री एक दिया चौटाला जी को, 2 बार देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बने, 1 बार हुकम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 1 बार बनारसी दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने, 1 बार देवीलाल जी डिप्टी पीएम बने। उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे, डिलिमिटेशन से पहले भी और डिलिमिटेशन के बाद भी 23 बार ये लोग चुनाव जीते। कि अगर एक कॉलेज यहाँ खुल जाता लड़कियों का, लड़कों का, तो इनको क्या क्या नुकसान हो सकते थे। तो देखते हैं, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, हम अपना काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे हमें उनके बराबर आने में। अगर चौटाला गांव में कॉलेज हो सकता है, चौटाला गांव में हॉस्पिटल हो सकता है, चौटाला गांव में एक स्टेडियम पता नहीं 90 करोड़ का बताएं 100 करोड़ का हो सकता है, वहाँ अगर सीवरेज हो सकती है तो ये चौपटा तो छोटा सा ही है, इसमें जब 2 लाइन और लग जाती सीवरेज की तो क्या दिक्कत थी, ये मंडी डेवलप हो जाती। वो तो बड़े, वहाँ तो सभी लोग बड़े हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। अब कर रहे हैं दुख सुख पाके, कहीं चंदा कर रहे हैं, कहीं हाथ जोड़ रहे हैं। हम लाए हैं, एक सीवर प्लान भी लेके आए हैं, देखते हैं। मीनू जी, आपने कहा कि गांव-गांव में काम चल रहे हैं, तो ये काम सरकार की तरफ से चल रहे हैं या आप निजी कोष से चला रहे हैं? ये सरकार की तरफ से भी चल रहे हैं, ये समाज सेवी की तरफ से भी चल रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हम जिन जिन लोगों को भगवान ने अपनी नेमत दी, जिन्होंने हमारे पर जो आशीर्वाद भगवान का मिला, तो हमने सोचा कि हम भी अपनी सोसाइटी को कुछ वापस दें। तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, हमने उसका एक्स हिस्सा कुछ लोगों ने मिलके एक फंड इकट्ठा किया है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये रहा, एक किसान का बेटा है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, ये सच है। इन्होंने भी 5 लाख रुपए दिए हैं, मैंने भी दिए, तो इन्होंने भी दिए इकट्ठे करके, इन्होंने अपने साथियों से इकट्ठे किए हैं। और आज एक गौशाला में 2 रूम हैं, एक इनका है, एक हमारे साथियों का है। तो हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अकेला नहीं कर पाती है। जब सब लोगों का इंटरेस्ट होता है तो फिर उसमें भूमिका जो है आम जन की ज़्यादा रहती है। वैसे मीनू बेनीवाल की निजी राय क्या है, चुनाव लड़ना या संगठन के लिए काम करना? जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हो जाते हैं तो आपकी निजी राय बचती नहीं है। वहाँ बोर्ड्स होते हैं, परिषद होती है, संसदीय बोर्ड है, बड़े संत हैं, कई लोग तो पार्टी में बहुत बड़े बड़े, तो उनके ही निर्देश, उनकी सलाह मान के ही काम किया जाता है। यहाँ खुद की इच्छाएं नहीं रखी जाती। देश की सबसे बड़ी पार्टी है ये और देश हित में काम करती है। यहाँ अपनी देश के लिए अपनी इच्छाओं को रोक के रखना चाहिए और संयम से देश के लिए काम करना चाहिए। मीनू जी, मेरा लास्ट सवाल, हरियाणा की राजनीतिक दशा और इस समय जो पोजीशन है उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका सवाल का थोड़ा और खुलासा हो जाता तो और अच्छा होता। आप क्या देखते हैं परिप्रेक्ष्य में, वही जैसे प्रशासन, भारत सरकार अपील कर रही है कि मतदान जो है एक बहुत बड़ा पर्व है, आप क्या अपील करेंगे कि हर व्यक्ति अपना वोट जरूर डाले, वोट की अपील, उसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से इस समय क्या देखते हैं पूरे देश को? मतदान बढ़ेगा, युवा मतदाता बढ़ा है। लगभग 1,85,00,000 के आसपास तो जो मतदाता है वो तो फर्स्ट टाइमर आ गया लगता है मुझे। मतदान बढ़ेगा और जितने लोग ज़्यादा मतदान करेंगे उतना ही पता लगेगा कि उनकी राय शुमारी क्या है। अच्छा है, जिनको जो पसंद है उसको वोट दें, जिसको नहीं पसंद है वो ना दें, लेकिन कम से कम उनको अपने वोट डालने का तो अधिकार हो। ये अच्छा है, मतदान होगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगी, युवा सामने आएगा, गरीब आज़ादी से वोट डालेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर तीसरी बार बनेगी। मोदी जी के कार्यकाल में पिछले दिनों विश्व भर में, चाहे वो G20 का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, पूरे विश्व में भारत का कहीं ना कहीं नाम बढ़ा है, उसको किस दृष्टि से देखते? बहुत 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 अच्छी दृष्टि से देखता हूँ। मेरे फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है और जब से वो कंट्री बना है तब से लेके आज तक सबसे बड़ी जनसभा जो हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई है।
सबसे बड़ी। वहाँ के लोग ये देख के हैरान थे कि ऐसा क्या व्यक्तित्व में है जो इतने लोग जो जगह जगह से, कोई पर्थ से आया, 4000 किलोमीटर से, 4200 किलोमीटर से लोग गए थे। हमारे बच्चे भी गए थे, रातों को बसों में बैठ के उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और इतनी बड़ी रैली की कि वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के गवर्नर जनरल, वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रीमियर बोलते हैं, वो सब देखने आए थे उसको कि ये संत कैसे हैं जिनकी इतनी फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा और अमेरिका में भी ऐसा देखने को मैं आंखों देखी बात जो कह रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया की कह रहा हूँ। बाकी तो टीवी के माध्यम से, मीडिया से, और आप जैसे जो आप समझदार प्रबुद्ध पत्रकार हैं वो जो दिखाते हैं वो तो सब लोग देखते ही हैं, लेकिन ये मेरी आंखों देखी बात है। तो मीनू जी, तीसरी बार अगर मौका मिलता है तो आपको लगता है मोदी जी जो है वो विश्व भर में भारत का नाम और ऊंचा करेंगे? आपको लगता नहीं कि उन्होंने अब तक नाम ऊंचा कर दिया है? डेफिनेटली भारत तीसरी शक्ति, कम से कम तीसरी शक्ति बनेगा, और ये विज़न मोदी जी का अभी का नहीं है, 2047 तक भारत को दुनिया में नंबर 1 लेके आने का विज़न है। तो ये थे मीनू बेनीवाल, जिनका कहना है कि अगर मोदी जी को तीसरी बार भी मौका मिलता है तो भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।